नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम यूटिलिटी के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट वुड बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट क्लास में हमने यूटिलिटी स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने देखा था यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में क्या फर्क होता है, यूटिलिटी का प्रॉफिटेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है और यूटिलिटी का यूजफुलनेस से भी कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मेनली दो तरीके की, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ, और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जितने भी सीमांत उपयोगिता है उन सबको जोड़ दिया जाए तो कुल उपयोगिता आ जाती है, टोटल यूटिलिटी आ जाती है। उसके बाद में हमने देखा था कि देयर आर टू अप्रोचेस बेस्ड ऑन यूटिलिटी कॉन्सेप्ट या मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, और दो अप्रोचेस थी, एक कार्डिनल अप्रोच और दूसरी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी थी, जिसमें जेवंस, मार्शल, फिशर, गोशेन ये इकोनॉमिस्ट आते हैं, और वो कहते थे कि साहब यूटिलिटी मेजरेबल है और उसको मनी की फॉर्म में मापा जा सकता है। लेकिन उसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ, हालांकि उन्हें जो मेजर करने का जो यूनिट बताया वो बताया यूटिल्स और वन टेबल। जब क्रिटिसिज्म हुआ तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने नई अप्रोच दी, दैट वाज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय एजवर्थ, जैरहिक्स, आरजेडी एलन और स्लस्की। वो क्या कहते हैं कि साहब यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है बट इट इज कंपेरेबल, तुलनीय है। कार्डिनल में हम स्टडी करते हैं टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी की, जबकि ऑर्डिनल में स्टडी करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। उसके बाद हमने कार्डिनल को डिटेल से स्टडी किया, स्टार्ट कर दिया था हमने। कार्डिनल अप्रोच की अजम्पशंस हमने पढ़ ली थी। पहली अजम्पशन थी कंज्यूमर रैशनल होता है, यानी कि वो अपने लिमिटेड इनकम को इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरी अजम्पशन थी यूटिलिटी मेजरेबल है और उसको मनी की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। किसी प्रोडक्ट के लिए आप जितना पे कर रहे हैं आप कह सकते हैं उससे आपको उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है। उसके बाद में हमने देखा जो मार्जिनलिटी है वो कीप ऑन डिमिनिशिंग होती है, हमेशा घटती हुई होती है, हमेशा घटती हुई होती है। उसका मतलब आज हम अलग से सेपरेट डिटेल से लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, उसमें देखेंगे। उसके बाद हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी कि मनी की इंपॉर्टेंस आपके लिए वैसी ही बनी रहती है, मनी की इंपॉर्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। और उसके बाद में हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी एडिटिव होती है। एडिटिव का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो कमोडिटीज है उनको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उनको आप जोड़ देंगे तो कुल उपयोगिता निकल के आ जाती है। बाद में इस चीज को थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया और कहा गया कि टोटल यूटिलिटी जो यूनिट्स आपने कंज्यूम की है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता नियम। घटती सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। देखिए ये लॉ क्या कहता है, बेसिकली ये लॉ कहता है दैट द ईच एडिशनल यूनिट derives less satisfaction than the previous one and other things remain constant। ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो जो अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि है
वो उससे पहले वाली इकाई से मिली संतुष्टि की तुलना में कम होती है। यानी कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो हर एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूअसली गिरता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब वो 0 हो जाएगा और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे समझते हैं? पहले डेफिनेशन आप लिख लें, फिर इसको डायग्राम और टेबल बना के समझते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के पहले और भी कई नाम हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि घटती सीमांत उपयोगिता नियम को और किन नामों से जाना जाता है। तो इसके अदर नेम में हम चले तो इसका पहला नेम फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी बोलते हैं, और ये किसने दिया? जेवंस ने, नॉट गोसेन, ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता नियम को हम फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी बोलते हैं, गोसेन का प्रथम नियम। और गोसेन का प्रथम नियम गोसेन ने नहीं बोला इसको, बल्कि किसने बोला? जेवंस ने बोला। ठीक है ना? इसके अलावा इसका दूसरा नाम बेसिक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, अर्थशास्त्र का मूल नियम भी है। इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहा जाता है, संतुष्टि का आधारभूत नियम भी कहा जाता है, और इसको फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है, आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। अगर हम इसका मीनिंग देखें क्या है, तो मीनिंग कहता है द ईच एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी डिराइव्स लेस सेटिस्फेक्शन देन द प्रीवियस वन एंड अदर थिंग्स रिमेन सेम। यानी कि किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पिछली इकाई की तुलना में कम संतुष्टि प्रदान करती है यदि अन्य बातें स्थिर रहे। क्या मतलब समझे इसका? देखिए, इसको हम एक टेबल और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं कोई एक्स वस्तु की क्वांटिटी लेता हूं, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, और यहां पे मैं टोटल यूटिलिटी ले लूं और यहां मैं मार्जिनल यूटिलिटी ले लूं। क्वांटिटी देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्वांटिटी चलेगी। सपोज टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट से आपको 10 हो रही थी, दूसरे से आपको मान लीजिए 18 हो गई टोटल यूटिलिटी। जब थर्ड कंज्यूम किया 24 हो गई, 26 हो गई, फिर 26 हो गई, और फिर 25 हो गई। ये आपकी टोटल यूटिलिटी का जो रिदम है वो इस तरीके से चल रहा है। अब मार्जिनलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो कल हमने फार्मूला पढ़ा था, MU क्या होता है? चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। बाकी यहाँ एक एक यूनिट बढ़ रहा है तो TUN माइनस TUN माइनस 1 से भी निकाल सकते हैं हम। तो देखिए, मान लो पहले यूनिट की हम बात करें, पहले यूनिट से पहले TU 0 थी, जैसे ही पहला यूनिट बढ़ाया 0 से 10 हो गई, और यूनिट भी 0 से 1 हो गया। तो 0 से 10 कितना चेंज? 10 का। 0 से 1 कितना चेंज? 1 का। आंसर 10। उसके बाद देखिए, जैसे ही सेकेंड यूनिट बढ़ाया टोटल यूनिट 10 से 18 हो गई, चेंज कितना TU में? 8। Q में कितना चेंज? 1 से 2 कितना चेंज हुआ? 1, तो 8/1, आंसर 8। फिर देखिए TU में कितना चेंज? 18 से 24, 6 का चेंज। QX में 1 का चेंज, आंसर 6। 24 से 26, 2 का चेंज, 1 का चेंज, आंसर 2, 0। और ये क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि 26 से 25 -1 का चेंज, 5 से 6 1 का चेंज, तो -1 डिवाइडेड बाई 1, आंसर वुड बी -1। यहां आप गौर से देखिए, हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ कहता है कि द ईच एडिशनल यूनिट derives less satisfaction than the previous one। मतलब हर एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि पहले वाली इकाई की तुलना में कम होती है। बस यही घटती सीमांत उपयोगिता नियम बताता है। देखो, 2 से 3 किया तो 3 से सेटिस्फेक्शन 6 के बराबर, जबकि 2 से 8 के बराबर था तो 8 से कम हो गया।
3 से 4 किया, चौथे यूनिट से सेटिस्फेक्शन 2 के बराबर, जबकि तीसरे से कितना मिल रहा था 6 के बराबर, कम हो गया। 4 से 5 किया, पांचवें यूनिट से सेटिस्फेक्शन 0 के बराबर, जबकि चौथे यूनिट से कितना मिल रहा था 2 के बराबर। 5 से 6 किया तो सेटिस्फेक्शन -1 के बराबर, जबकि पांचवें से कितना मिल रहा था 0 के बराबर, यानी कि सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है। कौन सा सेटिस्फेक्शन? हर एक यूनिट का, टोटल का तो बढ़ रहा है यहां तक। कई बात समझ में? देखिए, इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे मान लीजिए मैं मार्जिनिटी को इंडिकेट कर दूं और यहाँ पे x की क्वांटिटी को इंडिकेट कर दूं। x की क्वांटिटी 1 से लेके 6 तक है, सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। mu आपकी 10 तक है और फिर -1 में चली जा रही है, तो 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। उसके बाद में ये चली गई सपोज यहाँ पे -1, ठीक है। तो देखिए पहले यूनिट के लिए आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला 10 के बराबर, तो पहले यूनिट पे 10 के बराबर लगभग यहाँ पे आप एक पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। दूसरे यूनिट पे 8 के बराबर लगभग यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, ये 8 और ये दूसरा यूनिट। तीसरे यूनिट पे 6 के बराबर लगभग यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास। चौथे यूनिट पे 2 के बराबर लगभग यहाँ आ जाएगा। पांचवें यूनिट पे 0 के बराबर यहाँ आ जाएगा और छठे यूनिट पे -1 के बराबर, सपोज वो यहाँ। यहाँ आ गया, ठीक है जी। ये आपका छठा यूनिट है, ठीक है। अब ये डिफरेंट पॉइंट्स जो आए, सपोज इनका नाम रख दिया मैंने A B C F। इन F पॉइंट्स को मिलाकर आप एक कर्व बना दें, उसी कर्व को बोलेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। दैट्स योर MU कर्व, सीमांत उपयोगिता वक्र। यहां देखिए आपकी MU क्या हो जाती है 0, हियर योर MU बिकम, और यहाँ पे आपकी MU क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। आई बात समझ में? यहां आपकी मार्जिनिटी 0 हो गई और यहां नेगेटिव हो गई। अब देखिए घटती सीमांत उपयोगिता नियम ये कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु के यूनिट्स को, एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम किया जाता है, तो उस यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूअसली कम होता चला जाता है, 0 होता है और फिर माइनस में चला जाता है। समझ में आई बात? उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? तो देखिए अब डेफिनेशन देखें हम इसकी वापस से। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कह रही है that the each additional unit, समझिएगा आप डेफिनेशन को, समझिए ढंग से। The each additional unit of a commodity derives less satisfaction than the previous one and other things remain same। किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पिछली इकाई की तुलना में कम संतुष्टि प्रदान करती है यदि अन्य बातें स्थिर रहे, अन्य बातों में किसी तरह का कोई चेंज ना रहे। आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ अप्लाइंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। घटती सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने के कारण क्या क्या हैं? कॉजेस ऑफ अप्लाइंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता नियम आखिर लागू क्यों होता है, इसके रीजंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसके रीजन में पहला रीजन है, as more and more unit of a commodity are consumed, intensity of desire to have that commodity decreases। जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है, उस वस्तु को पाने की इच्छा की तीव्रता कम होती चली जाती है।
मतलब जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपने पहली चपाती खाई, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, दूसरी उससे कम देगी, तीसरी उससे कम देगी, चौथी सबसे कम देगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि आखिर ये लागू क्यों हो रहा है, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई। तो उसका सबसे पहला कारण हम पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे हमने एक्स्ट्रा चपाती को कंज्यूम किया तो हमारी जो इच्छा की तीव्रता थी खाना खाने की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यानी कि जैसे आपको बहुत तेज भूख लग रही है, अब आपने जैसे ही पहली चपाती खाई तो अब वो जो तीव्र इच्छा थी वो थोड़ी कम हो जाती है दूसरी चपाती के लिए। फिर दूसरी चपाती खाओगे, वो इच्छा और कम हो जाएगी, इच्छा की तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी। समझ में आई बात। इसीलिए जैसे जैसे आप एडिशनल कंज्यूम करेंगे तो पहले की तुलना में कम संतुष्टि देता हुआ होगा। तो देखो, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर टू हैव दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है, उस वस्तु को पाने की इच्छा की तीव्रता कम होती चली जाती है। पहला। दूसरा, human wants are unlimited and only some specific wants can be satisfied। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है और केवल कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को ही संतुष्ट किया जा सकता है। सारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना संभव नहीं है। तो इसीलिए ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड वांट्स, आपको वांट सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उन्हीं को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसी के वजह से भाई एक ही वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो उसको सेटिस्फाई करने वाले एक एक यूनिट आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे, और धीरे धीरे जैसे से वो सेटिस्फाई होती जाएगी, कंटिन्यूअसली एडिशनल यूनिट कम सेटिस्फैक्शन डराइव करता रहेगा। तो ये भी एक रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई होने का। तीसरा है लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, पूर्ण प्रतिस्थापन का अभाव। अगर मान लो मार्केट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते, एक्स वाई जेड में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते, तो पहला यूनिट एक्स का ले लेते, पहला यूनिट वाई का ले लेते, पहला यूनिट जेड का ले लेते, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाता, दूसरा हम कंज्यूम ही नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आपको एक्स के ही एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरे यूनिट कंज्यूम करने पड़ेंगे, और जैसे से हम इनके यूनिट कंज्यूम करेंगे हर एक यूनिट हमको पहले की तुलना में कम सेटिस्फेक्शन देता रहेगा। और चौथा रीजन है ऑल्टरनेटिव यूसेस ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु का वैकल्पिक उपयोग। वस्तु के वैकल्पिक उपयोग की वजह से भी ऐसा होता है, एक वस्तु के कई यूजेस होते हैं, तो सबसे पहले उसका जो सबसे ज्यादा आपको यूटिलिटी देने वाला उपयोग है उसमें आप उसे काम में लेंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा उसमें लेंगे, फिर दूसरा यूनिट जो उससे कम सेटिस्फेक्शन देगा उसमें काम में लेंगे, तीसरा यूनिट जो और कम में देगा उसमें काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर 2 कमरे बना रखे हैं आपने, ठीक है, या पहला कमरा बनाया, पहला कमरा आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, सब लोग वहीं रह रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। अब जब जरूरत पड़ी कि साहब एक और एडिशनल कमरा बनना चाहिए, तो एक और एडिशनल कमरा बना तो वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जितना कि पहला कमरा दे रहा था। समझ में मेरी बात? क्यों? कमरे का दूसरा यूज हो रहा है कि भाई चलो कोई गेस्ट वेस्ट आएगा तो उसको रहने के काम में आएगा, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के एक एक यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज है। जैसे आप अंधेरे में बैठे हो तो उजाला कर लो, गर्मी में बैठे हो तो पंखा एसी चला लो, है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जयपुर मेट्रो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है, फार्मर इरिगेशन भी इलेक्ट्रिसिटी से करता है, ठीक है, आप खाना भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से बनाने लग जाओ, वैसे तो बनाते हैं, और भी आगे लार्ज स्केल पे यूज हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के पहले यूनिट का आप यूज किसमें करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे इन सब में सबसे प्रायोरिटी वाली चीज कौन सी है आपके लिए, तो पहला यूनिट उसमें चीज यूज करेंगे। फिर उसके अल्टरनेटिव यूज पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी के, तो जो दूसरा यूनिट आएगा उस दूसरे यूनिट को दूसरी जगह काम में लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। समझ में एक बात? तो दूसरा यूनिट पहले के कंपैरिजन में कम सेटिस्फेक्शन देगा,
क्योंकि पहले आपने किस में काम में लिया, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो इस वजह से भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई होने के मेनली 4 कारण। कौन कौन से? पहला, जैसे जैसे एडिशनल वस्तु को कंज्यूम किया तो उसको कंज्यूम करने की इच्छा की तीव्रता, इंटेंसिटी टू डिजायर, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर टू हैव दैट कमोडिटी कम हो जाती है। दूसरा, मानव की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, जबकि उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए कुछ ही आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। तीसरा, पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती है चीजें, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का अभाव होता है। और चौथा, किसी वस्तु के वैकल्पिक उपयोग संभव होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल होते हैं, इसलिए भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई होगा। आई बात समझ में? चलिए, अब हमने नियम क्या होता है और ये लागू क्यों होता है वो पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉजेस, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अपवाद क्या हैं, वो हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, हम अपवाद की बात करें तो सबसे पहला अपवाद का मतलब होता है कि वो स्थिति जिसमें ये घटती सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगा, यानी कि एडिशनल यूनिट कम सेटिस्फेक्शन देने की बजाय आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने लग जाए या उतना ही सेटिस्फेक्शन देने लग जाए, तो वो सब क्या हो जाएंगे इसके अपवाद। तो पहला है टाइम लैग इन कंजम्पशन, उपभोग में समय अंतराल। मान लीजिए आप 4 चपाती खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं? पहली चपाती आपने खाई सुबह 8 बजे, दूसरी खाई 11 बजे, तीसरी खाई दोपहर में 2 बजे, चौथी खाई आपने शाम को 5 बजे। तो उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम कब लागू होगा? जब डिफरेंट यूनिट्स के कंजम्पशन के बीच में किसी तरह का कोई समय अंतराल नहीं हो। समय अंतराल नहीं होगा मतलब आप कॉन्सिक्यूटिवली एक के बाद एक यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी कि आप 4 चपाती एक के बाद एक लगातार खाएंगे एक ही टाइम पे बैठ के, तो ही ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर नॉट सेम, यदि वस्तु की इकाइयां एक जैसी नहीं हो। एक जैसी नहीं हो का मतलब, मान लो आप 4 चपाती खाते हैं, लेकिन पहली चपाती तो आपने छोटी सी पूड़ी के बराबर बना के खा ली, और दूसरी चपाती आपने बेजोड़ की रोटी बड़ी सारी बना के खाई। हो सकता है कि दूसरी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते बजाय पहली के, क्यों? क्योंकि साइज अलग अलग हो गई। तो इसलिए जब यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर नॉट सेम, जब वस्तु की इकाई जो है वो एक जैसी नहीं हो, तो उस केस में भी ये लागू नहीं होगा। ये कब होगा? जब सारी चपाती एक जैसी होगी चारों की चारों, तब ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। तीसरा अपवाद, यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर वेरी स्मॉल, यदि वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी है। बहुत छोटी का मतलब, मान लीजिए आप मार्केट जाके आए, कहीं शॉपिंग करके आए, और शॉपिंग करके जैसे ही आप घर आए, घर आते ही सबसे पहला काम क्या होता है? खतरनाक प्यास लगती है। हमारे लिए आपको खतरनाक प्यास लग रही है और इतने में कोई आपको 1 चम्मच पानी पिला दे, तो क्या कुछ पता लगेगा आपको? बोले साहब पता तो लगेगा, लेकिन पिलाने वाले को ना। यानी कि अगर आपको 1 चम्मच पानी पिलाया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कुछ पानी पिया है। हाँ, लेकिन एक के बाद जैसे उसने और एक एडिशनल पिलाई आपको दूसरी चम्मच, तो फिर आपको थोड़ा लगेगा कि पहले की तुलना में आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कि जब साइज बहुत छोटी होती है इकाई की, तो उसमें भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि छोटी इकाई में जैसे ही हम एक इकाई कंज्यूम करते हैं थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन देता है, और दूसरी कंज्यूम करेंगे ना, थोड़ी साइज बड़ी हो गई, तो हमें सेटिस्फेक्शन थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, तो उसमें भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा।
चौथा कारण है हैबिट्स, आदतें। आपकी आदत है, क्या आदत है? डाक टिकट कलेक्ट करना है ना, कईयों की होती है अलग अलग कंट्री की करेंसी कलेक्ट करना, पोस्ट टिकट्स कलेक्ट करना, है ना, पेंटिंग्स कलेक्ट करना, ठीक है, अलग अलग, हर किसी का अपना अलग अलग शौक है। तो इस तरह की कोई आदत है तो जैसे जैसे उसका एडिशनल यूनिट और बढ़ेगा वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा बजाय पहले यूनिट, क्योंकि आपकी हैबिट है किसी चीजों का कलेक्ट करने की, और आपको एक कोई एंटिक पीस मिल गया ना तो पहले के जितने पीस मिले हैं एंटिक उनके कंपैरिजन में और ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो उसमें भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, माइजरमैन, कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति के केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कंजूस होता है, देखो कंजूस में क्या होता है, जो बंदा कंजूस होता है उसको एक एडिशनल रुपया भी बच जाता है ना, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। उस एडिशनल रुपए के ऊपर एक रुपया और बच गया और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसमें भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, ड्रंकर, शराबी के केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा जब शराबी पहला पैग लगाता है ना, जब शराबी पहला पैग लगाता है तो उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन जब वो दूसरा पैग लगाता है तो पहले के तुलना में हायर सेटिस्फेक्शन को प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात? तो शराबी के केस में भी ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, स्वीट म्यूजिक, मधुर संगीत, मधुर संगीत के केस में भी ये लागू नहीं होता है। आपको जो संगीत पसंद है उसको आप एक बार सुनते हैं अच्छा लगता है, एक बार और सुनेंगे और अच्छा लगेगा, बशर्ते वो आपको पसंद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपको किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, है ना, इनके गाने पसंद है, लता जी के गाने पसंद है पुराने, आप एक बार सुनते हैं अच्छा लगता है, एक बार और सुनते हैं और अच्छा लगता है। ऐसे नहीं यो यो अनिस नहीं, दो चार बार आपने सुन लिया तो फिर सुनने की इच्छा नहीं करेगी, ठीक है ना, उसमें भी ये लो अप्लाई नहीं होता। तो ये घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अपवाद हैं। घटती सीमांत उपयोगिता नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा भाई, ह्रास वर्ड भी यूज किया जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बोल दूं या घटती सीमांत उपयोगिता नियम बोल दूं, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए, ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम एक नए लॉ पे चलते हैं, एंड दैट वुड बी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। देखो एक एक करके इसकी सब चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करें कि इसके प्रपाउंडर कौन है, किसने इसको प्रतिपादित किया, तो जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है दैट वाज प्रपोनेंटेड बाय H गोसेन। इसको H गोसेन ने प्रतिपादित किया कब? 1854 में। इसका अन्य नाम भी हैं, अन्य नामों में पहला आएगा सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन, गोसेन का दूसरा नियम। दूसरा आएगा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का नियम। लॉ ऑफ इंडिफरेंस, उदासीनता का नियम। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आनुपातिकता का नियम। लॉ ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययता का नियम। और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि का नियम। ठीक है जी, ये सारे नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम के दूसरे नाम है। तो एग्जाम में इनमें से भी कोई भी नाम आपके सामने रखा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। देखो, इसको थोड़ा पहले टेबल से हम समझते हैं, फिर आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। चलो पहले टेबल से समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए यहां पे मैं क्वांटिटी ले लूं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ले ले। यहां पर x की मार्जिनलिटी ले लूं मैं, और यहां पर y की मार्जिनलिटी ले।
मार्जिनिटी ऑफ वाई। ठीक है, मान लो पहले हम इस लॉ के बारे में एक बेसिक नॉलेज लें। ये लॉ क्या कहता है कि सपोज कंज्यूमर एक साथ कई चीजें कंज्यूम कर रहा है, एक्स वाई जेड कितनी भी हो सकती है, मैंने 3 का एग्जांपल लिया है। तो वो अपनी डिफरेंट इनकम, अपनी कांस्टेंट इनकम को इन डिफरेंट कमोडिटीज पर किस तरह से खर्च करे कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। यह आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनिटी बताता है। मान लो कंज्यूमर एक्स वाई जेड 3 कमोडिटी खरीदता है, एक्स के 5 यूनिट, वाई के 6 यूनिट और जेड के 4 यूनिट खरीदता है। तो ये लॉ क्या कहता है कि एक्स का जो 5वां यूनिट है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दैट इज एम यू एक्स ऑफ 5th यूनिट बराबर होना चाहिए किसके, एम यू वाई ऑफ 6th यूनिट के, और ये बराबर होना चाहिए एम यू जेड ऑफ 4th यूनिट के। दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनिटी। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम बेसिकली क्या कह रहा है कि एक कंज्यूमर डिफरेंट कमोडिटीज को इस तरीके से खरीदता है कि हर एक कमोडिटी के मार्जिनल यूनिट का मतलब होता है लास्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपस में बराबर हो। जैसे अगर कंज्यूमर 3 वस्तुएं खरीद रहा है एक्स वाई जेड, और एक्स की 5 इकाई खरीद रहा है, वाई की 6 इकाई खरीद रहा है और जेड की 4 इकाई खरीद रहा है, तो ये नियम ये कह रहा है कि एक्स की 5वीं इकाई से मिलने वाली संतुष्टि वाई की 6ठी इकाई से मिलने वाली संतुष्टि के बराबर होनी चाहिए, और जेड की 4थी इकाई से मिलने वाली संतुष्टि के बराबर होनी चाहिए। केवल और केवल इसी केस में कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा, अदरवाइज उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो एक बार चलो एग्जांपल देने से पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहती है ए कंज्यूमर स्पेंड्स हिज फिक्स मनी इनकम, हिज और हर व्हाटएवर जो आपको लिखना है, on different commodities in such a way that he or she gets equal utility from the marginal unit of each commodity। यानी कि एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह खर्च करता है कि उसे प्रत्येक वस्तु की सीमांत या अंतिम इकाई, सीमांत इकाई को ही अंतिम इकाई बोला जाता है, से मिलने वाली उपयोगिता समान प्राप्त हो। यहां तक आप पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद जो मैंने बोर्ड पे स्लाइड पे एग्जांपल लिखा वो लिखें, फिर हम फार्मूला लिखते हैं। लिख लें इसको, डेफिनेशन को। यानी कि मैं चलो यहीं लिख के बता देता हूं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप एक्स वाई जेड 3 वस्तुएं कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए एक्स की 5 इकाई, वाई की 6 इकाई और जेड की 7 इकाई कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक्स की जो 5वीं यूनिट है उससे मिलने वाली मार्जिनिटी बराबर होनी चाहिए मार्जिनिटी ऑफ वाई 6 यूनिट, और ये बराबर होनी चाहिए मार्जिनिटी ऑफ जेड 7th यूनिट के। ठीक है, यानी कि फार्मूले के तौर पे मैं लिखना चाहूं तो मेरा फार्मूला क्या हो गया, मेरा फार्मूला बन जाता है, अगर मैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनिटी का फार्मूला बनाना चाहूं तो फार्मूला बनता है मेरा एम यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम यू वाई। जितनी भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उनकी मार्जिनिटी आपस में बराबर होनी चाहिए। ये मेरा फार्मूला बनता है। केवल इसी केस में सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा।
इसके अलावा कोई और दूसरा केस लें तो उसमें सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं होगा। लेकिन इस फार्मूले के साथ थोड़ी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब सारी वस्तुओं की प्राइसेस एक जैसी है, यानी कि एक्स की प्राइस, वाई की प्राइस, जेड की प्राइस, जितने भी वस्तुएं मार्केट में है सबकी प्राइसेस एक जैसी है। लेकिन अगर प्राइस अलग हो जाए, इफ प्राइसेस आर डिफरेंट, यदि कीमतें अलग अलग हों, ठीक है, तो उस केस में ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दैट वुड बी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई, एम यू एन अपॉन पी एन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइसेस अगर डिफरेंट है तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस के साथ रेशियो सेम होना चाहिए हर एक कमोडिटी का। अगर प्राइसेस सेम है तो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइसेस अलग अलग है, एक्स की प्राइस अलग है, वाई की प्राइस अलग है, जेड की प्राइस अलग है, तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस के साथ जो रेशियो निकल के आ रहा है वो रेशियो बराबर होना चाहिए। दैट रेशियो शुड बी इक्वल। क्लियर? चलिए अब ये फार्मूला लिख ले, स्लाइड पे देखते हैं हम। फार्मूला, इफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आर सेम, तो हो गया एम यू ए, एम यू बी, एम यू एन। मैंने एक्स वाई लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। सूत्र देखें, यदि वस्तुओं की कीमतें समान है तो एम यू ए, एम यू बी, एम यू एन। लेकिन इफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटी आर नॉट सेम, यदि वस्तुओं की कीमतें समान नहीं है, उस केस में रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि एम यू ए अपॉन पी ए मस्ट बी इक्वल टू एम यू वाई, एम यू बी अपॉन पी बी। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू एम यू एन अपॉन पी एन, ये बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर? अब इसको हम टेबल के डायग्राम से समझते हैं। देखो एग्जांपल देके समझते हैं कि साहब किस तरीके से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी ये कहता है कि एक कंज्यूमर की अगर मार्जिनलिटी समान रही तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। समझते हैं इसको। मान लीजिए यहां पे मैं क्वांटिटी ले लूं या यूनिट्स लिख दो, यहां पे मैं एम यू एक्स लिख दूं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं इसको, मान लो क्यू ले लूं मैं, यहां ले लूं एम यू एक्स, यहां लिख दूं मैं एम यू वाई। ठीक है जी। यहां मैंने मेरे एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स की प्राइस और वाई की प्राइस दोनों को बराबर कर दिया 1 रुपए के। ठीक है ना? अगर आप बराबर नहीं करते हैं तो फिर आपको 2 टेबल और 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, एक एम यू एक्स अपॉन पी एक्स का और एक एम यू वाई अपॉन पी वाई का। ठीक है, मैं 2 ही कमोडिटी का केस ले रहा हूं क्योंकि हमारा कंक्लूजन 2 कमोडिटी से निकल जाएगा, बाकी आप कितनी भी कमोडिटी ले सकते हैं। तो वाई टू क्रिएट कॉम्प्लिकेसी, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने केवल 2 ही वस्तुओं का केस लिया है। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेंगी आपकी। पहले हम एम यू एक्स लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आर्बिट्री वैल्यू आप, ये आप पे डिपेंड करता है क्या वैल्यू लेनी है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो मार्जिनलिटी है वो कंटिन्यूअसली डिमिनिशिंग होनी चाहिए। आप देखिए हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में पढ़ा था, यहां देखिए ये आप देखिए मैंने टीयू 10 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 26 ही क्यों ली? क्योंकि हमारा नियम ये कहता है कि ये घटती हुई होनी चाहिए। आप 10 के बाद 18 की जगह 17 भी ले सकते थे, 16 भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 10 से कम होना चाहिए। आप यहां 20 22 नहीं ले सकते थे, समझ में ही बात? फिर 18 के बाद में ये 8 का गैप हो गया, अब गैप कम होना चाहिए, 6 का गैप और कम होना चाहिए, क्योंकि हमें माइनॉरिटी डिमिनिशिंग निकालनी है।
तो यही हम कह रहे हैं कि ये जो मार्जिनिटी है आर्बिट्री, आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है कि आपकी ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यूअसली फॉलो। सपोज 10, 8, 6, 4, 0, -1 लिख लू मैं, ठीक है। वही y वस्तु की जो मार्जिनिटी है, मान लीजिए 15 लिख लिया जाए, 13 लिख लिया जाए, ठीक है ना, 9 लिख लिया जाए, 7 लिख लिया जाए, 6 लिख लिया जाए, ठीक है, 2 लिख दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इस टेबल को आप गौर से देखिए, ये टेबल आपको क्या बता रही है, सुनिएगा मेरा एक एक शब्द ध्यान से, कि अगर कंज्यूमर एक्स वस्तु की पहली इकाई का कंजम्पशन करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन 10 के बराबर मिल रहा है। वहीं वो y की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो सेटिस्फेक्शन 15 के बराबर मिल रहा है, 15 के बराबर मिल रहा है। x की अगर दूसरी इकाई का कंजम्पशन कर रहा है तो सेटिस्फेक्शन 8 के बराबर मिल रहा है। वहीं y की दूसरी इकाई का कंजम्पशन करेगा तो सेटिस्फेक्शन 13 के बराबर मिल रहा है। x की थर्ड यूनिट का कंजम्पशन करेगा तो 6 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जबकि y की थर्ड यूनिट का कंजम्पशन करेगा तो 9 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि टेबल क्या बता रही है। अब हम मान के चल रहे हैं कि x और y दोनों की प्राइसेस सेम हैं और वो 1 रुपए के बराबर है। एंड सपोज 5 और 3 8, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 8 रुपए। दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कतई, 8 रुपए मान लेना। बोले सर आप कमाल करते हो, हम भविष्य के इकोनॉमिस्ट, इनकम 8 रुपए, तो ऐसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए इनकम 8 रुपए है, ठीक है। और आप विवेकशील हैं। विवेकशील का मतलब क्या हुआ कि इन 8 रुपए को इन डिफरेंट कमोडिटीज पर इस तरीके से खर्च करना है कि आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनिटी क्या कहता है कि कंज्यूमर इस तरीके से खर्च करेगा कि जो दोनों कमोडिटी का लास्ट यूनिट खरीदे, एक्स का और वाई का, तो उस लास्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनिटी बराबर या लगभग बराबर हो, ठीक है ना। चलिए, खर्च करता है कंज्यूमर, हम 10 रुपए को खर्च, 8 रुपए को खर्च करते हैं। बताओ, कंज्यूमर आप रैशनल हैं, पहला रुपया आपको खर्च करना है। पहला रुपया आप एक्स पे खर्च करेंगे या वाई पे खर्च करेंगे, ये सोचिए थोड़ा। पहला रुपया हम एक्स पे खर्च करेंगे या वाई पे। तो देखिए, अगर एक्स पे खर्च करते हैं तो सेटिस्फेक्शन 10 के बराबर मिल रहा है, वाई पे खर्च करते तो सेटिस्फेक्शन 15 के बराबर मिलता, तो किस पे खर्च करेंगे, वाई पर। पहला रुपया किस पे खर्च किया जाएगा, वाई पर, क्योंकि रैशनल है ना हम। दूसरा रुपया खर्च करना है, दूसरा रुपया अगर हम एक्स पे खर्च करेंगे तो एक्स का तो अभी एक भी नहीं खरीदा यूनिट, पहला यूनिट खरीदना होगा, कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 10 के बराबर। वहीं दूसरा यूनिट अगर दूसरा रुपया वाई पे खर्च करेंगे तो वाई का दूसरा यूनिट खरीदेंगे, तो दूसरा यूनिट कितना सेटिस्फेक्शन ड्राइव कर रहा है, 13 के बराबर। तो अब एक्स पे खर्च करेंगे वाई पे, ऑब्वियस है वाई पे। तो दूसरा रुपया भी हम किस पे खर्च करेंगे, वाई पे खर्च करेंगे। अब तीसरा रुपया खर्च करते हैं, तो तीसरा रुपया अगर हम एक्स पे खर्च करेंगे तो एक्स का तो अभी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे और फर्स्ट यूनिट से सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 10 के बराबर, क्योंकि एक्स का भी एक भी नहीं खरीदा। जबकि हम तीसरा रुपया वाई पे खर्च करें तो वाई का थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे और सेटिस्फेक्शन किसके बराबर मिल रहा है, 9 के बराबर। अब हम तीसरा रुपया किस पे खर्च करेंगे, एक्स पे खर्च करेंगे। समझ में आई क्या बात। थर्ड रुपीज एक्स पे खर्च किया जाएगा। चौथा रुपया हम एक्स पे खर्च करेंगे तो एक्स का सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे, 8 के बराबर सेटिस्फेक्शन देगा, जबकि वाई का खरीदेंगे थर्ड यूनिट जो 9 के बराबर दे रहा है, तो हम चौथा रुपया यहां खर्च कर देंगे। इसी तरह पांचवा रुपया हम यहां खर्च कर देंगे, छठा रुपया यहां खर्च कर देंगे, सातवां और आठवां इस तरीके से खर्च कर देंगे। आई बात समझ में, क्लियर। यानी कि हमने हमारे 8 रुपए को किस तरीके से खर्च किया कि एक्स के 3 यूनिट खरीदे और वाई के 5 यूनिट खरीदे,
तो x के थर्ड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन y के 5वें यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के बराबर है। आपके पास विकल्प कई थे, आपके पास 8 रुपए थे, x की प्राइस 1 रुपए थी, y की प्राइस 1 रुपए थी। आप चाहते तो पूरे के पूरे 8 रुपए x पे खर्च कर सकते थे, आप चाहते तो पूरे के पूरे 8 रुपए y पे खर्च कर सकते थे, आप चाहते तो दोनों पे 4-4 रुपए खर्च कर सकते थे, आप चाहते तो एक पे 2 और एक पे 6 रुपए खर्च कर सकते थे, एक पे 3 और एक पे 5 रुपए खर्च कर सकते थे, एक पे 1 और एक पे 7 रुपए खर्च कर सकते थे। बहुत सारे विकल्प है ना आपके सामने, लेकिन इतने सारे विकल्प में से आप कौन सा विकल्प चूज करें कि आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, वो विकल्प लॉ ऑफ इक्विमार्जिनिटी से चूज होगा। समझ में ये बात? और वो हमने चूज कर लिया कि हम किस तरीके से खर्च करेंगे, कि इस तरीके से खर्च करिए कि x के तो 3 और y के 5 यूनिट हमने खरीदे, तो x का जो थर्ड यूनिट है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 6, y का जो 5वां यूनिट है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दैट इज 6, दोनों क्या है, बराबर हैं। दैट इज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनिटी। और यहीं पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है मैक्सिमम होगा। बोले सर कैसे मान ले हम कि यहां पे सेटिस्फेक्शन है मैक्सिमम होगा, थोड़ा प्रैक्टिकली समझाओ। तो देखो, आप कहें कि नहीं सर हम इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, आप x को बढ़ा के देख सकते हो, y को बढ़ा के देख सकते हो। आप कहो कि नहीं साहब हम तो x के भी 4 और y के भी 4 कंज्यूम करते हैं। मान लो इफ x इंक्रीजेस, x को आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, x को इंक्रीज कर दिया तो x के 3 की जगह 4 यूनिट कंज्यूम किए, तो एक एक्स्ट्रा 4 के बराबर सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाएगा, आपके गेन हो जाएगा ये सेटिस्फेक्शन में। लेकिन समस्या क्या है कि रुपए 8 ही है आपके पास, जब x के आपने 4 खरीद लिए तो y का 1 कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि है तो 4 ही रुपए आपके पास एक्स्ट्रा, तो y के केवल 4 ही खरीद सकते हो, तो हमें एक y का छोड़ना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा, लॉस। तो लॉस कितने का, 6 का, गेन कितने का, 4 का। कंपेयर करो ओवरऑल, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 2 का। आई बात समझ में? तो इससे ओवरऑल 2 का नुकसान हो गया, लॉस हो जाता है हमारे यहां। आई बात समझ में? क्लियर? यानी कि हम जो पहले कंज्यूम कर रहे थे x का 3 और y का 5, उसी से हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो रहा था। इसके अलावा जैसे हमने कॉम्बिनेशन चेंज किया, x को बढ़ाया तो x के 4 और y के भी 4 कंज्यूम होने लगे, तो हमारा सेटिस्फेक्शन 2 के बराबर कम हो गया पहले की तुलना में। इसका मतलब पहले सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा। अब y को भी बढ़ा के देख सकते थे, y के मान लीजिए 6 कर देते तो 2 के बराबर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता, तो ये छठे यूनिट से 2 मिलते आपको, लेकिन यहां पे फिर आप 2 ही खरीद पाते तो ये 6 का नुकसान हो जाता। समझ में आई बात? तो गेन तो 2 का ही होता और 6 का नुकसान हो जाता, तो ओवरऑल 4 का नुकसान हो जाता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर, ये जो बंदा है उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब वो x के 3 और y की 5 इकाई को कंज्यूम करे। इसके अलावा कोई सा भी विकल्प लिया जाए उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं होगा। क्लियर? इसको हम डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं, देखो कैसे। मान लीजिए ये आपका MUX है, हमने फ्री हैंड कर्व बनाया है यहाँ पे, और ये आपका MUY है। x की मार्जिनिटी और y की मार्जिनिटी दोनों नेगेटिव स्लोप है, जो नहीं कि पैरेलल ही हो, कैसे भी हो सकते हैं, बट कर्वेचर ना बना के हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। इस एक्सिस पे मैं MUX एंड MUY ले लिया, और इस एक्सिस पे मैंने
क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई ले ली। अब हमें करना क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी का डायग्राम बनाने के लिए दोनों मार्जिनलिटी को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए मान लीजिए एक्स अक्ष के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी और ये लाइन मेरी मार्जिनलिटी ऑफ मनी को बताती है विच इज कांस्टेंट। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब मान लीजिए हम बोले कि कंज्यूमर एक्स का ओपी प्राइस पर कितना कंजम्पशन कर रहा है, ओ क्यू, और वाई का कितना कंजम्पशन कर रहा है, इसको क्यू ना लिख के मैं इसको एक्स लिख दूं, मान लो x1, और ये y का कितना कर रहा है, मान लो y1। ठीक है, तो जो x1 यूनिट है लास्ट का, उससे मार्जिनलिटी कितनी मिल रही है, ax1, और जो लास्ट का y यूनिट है उससे मार्जिनलिटी कितनी मिल रही है, by1, और ax1 और by1 दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है। आई बात समझ में? देखो, एट P इक्वल्स टू OP, x बराबर कितना लिया आपने, OX1, और y बराबर कितना लिया, OY1। ठीक है ना। MU एट x1 कितनी है, AX1, एंड MU एट Y1 वो है BY1। ठीक है, और यहां पे ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि AX1 बराबर BY1। यही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी है, यही समसीमांत उपयोगिता नियम है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम तभी होगा जब वो x का OX1 और y का OY1 कंज्यूम करे। इसके अलावा अगर इसने कुछ और कंजम्पशन किया तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं होगा। बोले साहब प्रूव करके बताइए डायग्राम से भी, तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए आपको एक का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, या तो x का बढ़ा दो या y का बढ़ा दो, किसी भी एक का कंजम्पशन बढ़ाया जा सकता है। बताइए किसका बढ़ाएं, बताइए क्या, चलो आप तो क्या बताएंगे, ऑनलाइन दे रहे हैं, मैं बता देता हूं। चलो हम x का बढ़ा दें, हम कहें कि x का OX1 नहीं बल्कि हम एक यूनिट बढ़ाना है भैया ना, OX2 कंज्यूम करेंगे, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसका नाम मैं A2 रख दूं। ठीक है, तो जैसे ही आपने x का OX2 कंज्यूम किया तो ये सब क्या हो गया, आपकी यूनिटी में गेन हो गया साहब, दैट्स योर गेन इन यूटिलिटी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी कि अगर आपने x का एक यूनिट बढ़ाया है ना तो y का एक यूनिट आपको छोड़ना पड़ेगा। अब y का OY1 कंज्यूम नहीं कर सकते बल्कि एक यूनिट आपको त्यागना होगा, यानी कि अब कितना करेंगे, OY2, यानी कि ये वाला पार्ट आपकी यूटिलिटी में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इट इज लॉस इन यूटिलिटी, उपयोगिता में लॉस हो जाएगा। अब डायग्राम देखकर आप बताएं मेरे को, ध्यान रखना ये स्पेस सेम रहेगा दोनों का, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसका एक यूनिट बढ़ रहा है, इसका भी एक यूनिट कम हो रहा है, प्राइस हमारी कांस्टेंट है, दोनों की प्राइस सेम है। तो यहां देखिए आपका जो गेन हो रहा है उसमें तो ये वाला पार्ट है, जबकि जो लॉस हो रहा है उसमें पूरा पार्ट शामिल है, यानी कि इसके ऊपर भी निकल रहा है लॉस तो, और ये वाला पार्ट भी लॉस में आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि यहां पर लॉस गेन से ज्यादा है, यानी कि जैसे ही आपने एक्स को बढ़ाया तो आपका गेन तो कम प्राप्त हुआ लेकिन लॉस ज्यादा हुआ। इसका मतलब पहले वाला जो कॉम्बिनेशन था, क्या, x का OX1 और y का OY1,
उसी पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम था, जो भी लिमिटेड इनकम है उसमें। समझ में आई बात? उसके अलावा जो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन आपने लिया तो सेटिस्फेक्शन बढ़ने की बजाय सेटिस्फेक्शन कम और हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि इसको अगर मैं यहां लिखूं, इफ x इंक्रीजेस, अगर x बढ़ा दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि गेन हुआ आपका, गेन इन यूटिलिटी कितना हो गया, उपयोगिता में वृद्धि कितनी हो गई, x1 a2 x2, और लॉस इन यूटिलिटी की मैं बात करूं तो वो कितना हुआ, क्योंकि x बढ़ेगा तो y घटेगा ना। इफ x इंक्रीजेस एंड y डिक्रीजेस, क्योंकि है तो वही 8 रुपए हमारे पास, तो लॉस जो होगा वो कितना होगा, y2, सपोज इसका नाम b2 लिख दो, y2 b2 b y1, और यहां केस क्या है कि ये लॉस गेन से ज्यादा हो रहा है। जब लॉस गेन से ज्यादा रहे तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लॉस इन टोटलिटी हो जाएगा, यूटिलिटी हमारी कम हो जाएगी पहले की तुलना में। समझ में आई बात? क्लियर? तो यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब x OX1 और y OY1 ही कंज्यूम किया जाएगा, इनके अलावा कोई और कंजम्पशन कर लिया आपने तो हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं होगी। आई बात समझ में? आई होप दैट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। चलिए देखिए यहां पर इस लो को थियोरेटिकली तो यही है, बोर्ड पे हमने डायग्राम बना के इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए आई होप ही आपको समझ में आया होगा। अब आज इतना ही करते हैं इस क्लास में। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे, दैट वुड बी, दो चीजें और बचती है कार्डिनल अप्रोच में, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और एक रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। इन दोनों की हम एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इसको आप ढंग से पढ़िएगा, आत्मसात कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं।